हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल देगे और ISO 27001 2013 यानी ISMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सबसे पहले हम डील करेंगे क्लॉज 4.1 ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ISMS को लेकर। हमने ISMS का जनरल इंट्रो लिया था, हमने उसका पर्पस समझा था और हमने ये जाना था कि जो ISMS है इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम होता है जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट करना, उसे सिक्योर रखना, उसे सेफ रखना। ये हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। हमने पिछले वीडियो में ये भी समझा था कि जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को यदि सिक्योर रखना है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके असेट्स हैं, ये जो आपके असेट्स हैं, इन असेट्स को आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये असेट्स जो हैं इन्हीं की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जा सकता है। ये असेट्स ही वो जरिया है जिनके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रेट्स से बचा सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं इंफॉर्मेशन पे क्या थ्रेट हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि आपकी इंफॉर्मेशन में या तो कोई हैकिंग हो जाए, ये एक थ्रेट है, या किसी तरह की कोई सेंधमारी हो जाए, कोई घुसपैठ हो जाए, ये एक थ्रेट है, या किसी तरह का कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, किसी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहेगी, सेफ नहीं रहेगी। तो इससे बचाने के लिए आपको जो काम आता है वो आपके असेट्स काम आते हैं। और असेट्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमने बात करी थी एम्प्लॉय आपका एक तरह से असेट्स है। आपके एम्प्लॉय आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का काम करते हैं। आपका सिस्टम, आपके यहाँ पर जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है वो सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का काम करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जो आपके ISMS का जो पर्पस है वो फाइनली क्या है। आपके ISMS का पर्पस ये है कि वो आपके इस इंफॉर्मेशन असेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप ISMS के जरिए अपने इंफॉर्मेशन असेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब आप इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ये तो एक बात हुई जो सिंपल हमें समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़कर, इन्हीं से निकलकर हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अगर हम आगे की बात समझें, अब आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, इस टॉप मैनेजमेंट को बड़ा ज़रूरी है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट का एनालिसिस करे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, आप इसका एनालिसिस करें, इसका डीपली एनालिसिस करें, इसका क्लियरली एनालिसिस करें। तो जब आप इसका एनालिसिस करते हैं, इस इन्वायरमेंट का जब आप एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ आती है, आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपके जो इंफॉर्मेशन असेट्स हैं, इंफॉर्मेशन असेट्स जो हैं, इनमें कहाँ पर किस तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, इनमें किस तरह की रिस्क मौजूद है। इस चीज़ को समझिए। टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट का यदि एनालिसिस करे, क्लियरली एनालिसिस करे, तो वो ये चीज़ समझ सकती है कि इंफॉर्मेशन असेट्स में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। अब जब ये पता चल जाएगा कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आप ये भी असेस कर सकते हैं, ये भी एनालाइज कर सकते हैं, ये भी आप इवोल्यूशन कर सकते हैं कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या हम क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, या हम क्या काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं। इसे इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का आप इन्वायरमेंट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, और आप ये एनालाइज करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपिटेंसी है लोगों की वो काफ़ी कम है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि यहाँ पे कंपिटेंट लोग नहीं हैं, यहाँ पे इनकम्पिटेंट लोग ज़्यादा हैं। तो आप समझ गए कि जो इन्फॉर्मेशन असेट्स है, क्या हो गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन असेट्स, एम्प्लॉय, इनमें एक तरह की रिस्क मौजूद हो गई। और वो क्या रिस्क है कि जब ये लोग कंपिटेंट नहीं है, ये इनकम्पिटेंट लोग हैं, तो ये कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। समझिए,
टॉप मैनेजमेंट ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया और उसने ये एनालिसिस किया कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम्पिटेंट लोग हैं। इन्वायरमेंट कैसा है? इनकम्पिटेंट लोगों का इन्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन असेट्स, यानी यहाँ पर क्या हो गया, वो असेट्स एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय में एक तरह की रिस्क मौजूद हो गई। और वो क्या रिस्क मौजूद हो गई कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने में शायद उतने काबिल नहीं होंगे, उतने कंपिटेंट नहीं होंगे। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये एक रिस्क है, इनकम्पिटेंट लोगों का होना एक रिस्क है, तो आप ये भी समझ सकते हैं, इस चीज़ का भी असेसमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ का भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आप ये बता देते हैं कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दूं तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इस रिस्क को, इंफॉर्मेशन असेट्स में ये जो रिस्क मौजूद है, इस रिस्क को कम कर सकता हूं, इस रिस्क को मिटिगेट कर सकता हूं, इस रिस्क को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। या मैं एक प्रोसीजर बनाऊं कि अब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे उनके लिए मैं कंपिटेंसी फिक्स कर दूं। तो इस तरह से भी मैं इस रिस्क को मिटिगेट कर लेता हूं। तो जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को एनालाइज करता हूं तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि इंफॉर्मेशन असेट्स में क्या रिस्क है, और इस तरह से मैं ये भी एनालाइज कर सकता हूं, ये भी असेस कर सकता हूं कि उसे मैं कैसे कम कर सकता हूं, उसे कैसे मिटिगेट कर सकता हूं। यही बात समझने वाली है मेन। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें कोरिलेट करेंगे, आप घबराइएगा मत। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? एक तो मैं आप लोगों से बिल्कुल सॉरी कहना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से इंक नहीं मिल पा रही है और हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है। मैं खुद इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसी वजह से वीडियोस में भी डिले हो रहा है, वीडियोस आ नहीं पा रहे टाइमली, बट क्या करें, सॉरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप कोशिश करिए इन चीज़ों को समझने की। यहाँ हम बात कर रहे हैं COO, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। COO लिखा है हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिनमें आप उन फैक्टर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, आप उन फैक्टर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अफेक्ट करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे अफेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। मैं बोल रहा हूं और यहाँ थोड़ी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप उन चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ चुका है, मैं भी कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ के लिए। बट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिनमें हम उन फैक्टर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अफेक्ट करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को प्रभावित करती है। अभी हमने वही बात करी, हमने वही बात करी कि हम अपने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन असेट्स में कहाँ पर रिस्क मौजूद है, और फिर उस रिस्क के ऊपर हम एक्शन लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कहीं ना कहीं वही बात निकल कर आ रही है कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अफेक्ट करें। इसे और क्लियर समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों को एक तरह से अगर हम समझें, जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर क्या है? जिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हद तक काबू होता है, जिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, किसी लिमिट तक कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इनके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो फैक्टर्स है, ये या तो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, और इन फैक्टर्स के कारण ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज रेज होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, आप धीरे धीरे देखते जाइएगा। अभी जो हमने बात करी थी उन सभी से एक को रिलेट भी हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, पूरा वीडियो देखेगा, हर चीज़ को रिलेट हो जाएगी, सब समझ आ जाएगा। तो इन फैक्टर्स की वजह से कुछ इश्यूज रेज होते हैं। अब ये भी जो इश्यूज हैं ये इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर इंटरनल है तो इशू भी इंटरनल होगा, फैक्टर एक्सटर्नल है तो इशू भी एक्सटर्नल होगा। अब ये जो इशू होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे इश्यूज का। और ये जो इम्पैक्ट है ये या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। या तो ये जो इम्पैक्ट है ये या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल है, इनकी वजह से इशू रेज हुए, इशू का कुछ इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तब तो कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती,
लेकिन यदि जब कोई इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इससे रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर एक्शन लें, इस इम्पैक्ट को, इस प्रभाव को कम करने के लिए हम एक्शन लें। तो यहाँ पर हम एक्शन लेते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, और इसी एक्शन प्लान के ज़रिए हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। समझिए, फैक्टर्स होंगे जो या तो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, जिनकी वजह से इश्यूज रेज होंगे। इश्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तब इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो रिस्क जनरेट होती है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, और इसी एक्शन को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नया रिवाइज स्टैंडर्ड है ये आपसे ये कहता है कि आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो आपके इश्यूज से जनरेट होना चाहिए, आपके इश्यूज की वजह से वो निकल कर आना चाहिए। आप मन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे लेंगे? वो ऑब्जेक्टिव आप इस तरह से तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम इसे जरा एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मेट के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ और अभी जो हमने बात करी वो सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपका जो लुकआउट है इसको लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसे एक टेबल से, छोटे से टेबल से समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, यहाँ फैक्टर लिखा है, यहाँ इशू है, यहाँ इम्पैक्ट और यहाँ एक्शन प्लान। अब जो फैक्टर है, पहला फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब अगर मैं इस चीज़ को समझूँ तो ये फैक्टर कैसा है? ये इंटरनल फैक्टर है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक फैक्टर है जो कि इंटरनल फैक्टर है। इसकी वजह से क्या इशू रेज हो सकता है, इसकी वजह से क्या इशू पैदा हो सकता है? देखिए, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का जो कल्चर है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, काम को लेकर जो आपके यहाँ का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत लेजी टाइप का है, बहुत कैजुअल है। लोग काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं रहते, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं दिखाते। लोग आज के काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस तरह की उनकी सोच है, उनकी मेंटलिटी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी रिलैक्स कल्चर आपके यहाँ पर है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर ऐसा कल्चर है तो इम्पैक्ट पॉजिटिव तो पड़ना नहीं है, नेगेटिव ही पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। और हमने कहा कि जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको कोई एक्शन लेना होता है, आप यहाँ पे कोई एक्शन लेंगे। इस चीज़ को समझिए, जो हमने पहले भी बात करी, इन्वायरमेंट, ये फैक्टर का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये एक तरह का इन्वायरमेंट है। कैसा इन्वायरमेंट है? कि यहाँ पर लोग बड़े रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। आपने एनालिसिस किया कि रिलैक्स होकर लोग काम कर रहे हैं, रिलैक्स होकर लोग काम कर रहे हैं, तो आपने ये समझा कि एक रिस्क इन्वॉल्व है। यदि वर्क कल्चर जो है वो काफ़ी लेजी वाला है, काफ़ी रिलैक्स वाला है, तो ऑब्वियसली एक रिस्क है, और रिस्क का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमने वहाँ पे ये भी बात करी थी कि जब आपके यहाँ पर रिस्क होती है, जब रिस्क मौजूद होती है इंफॉर्मेशन असेट्स में, आपने रिस्क को पता लगा लिया, तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए, इस चीज़ का भी आप असेसमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्शन लेते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि जो हमने पहले बात करी थी वो चीज़ अब यहाँ पर किस तरह से कोरिलेट कर रही है। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे वे में देखें, अगर आपके यहाँ पर ऐसा माहौल है तब तो अलग मैटर हो गया, तब तो आपको एक्शन लेना है। लेकिन यदि मान लीजिए इसके अपोजिट आपके यहाँ माहौल है, आपके यहाँ जो कल्चर है वो अलग है, आपके यहाँ पर बड़ा डिसिप्लिन वाला कल्चर है, बहुत डिसिप्लिन मैनर में आपके यहाँ पर लोग काम करते हैं, बहुत सिंसियरिटी से लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब कहने का मतलब यह है कि जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मतलब रिस्क नहीं है या रिस्क बहुत कम है। ठीक है, जब रिस्क नहीं है या रिस्क बहुत कम है तो हम जानते हैं कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी यही बात करी थी कि जब आप अपने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं और आपको ये पता चलता है कि असेट्स में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तब आप एक्शन लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं, आपने इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया और आपको पता चला कि रिस्क नहीं है, तो आपको एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर हैं जिनकी वजह से इशू रेज हुए, इनका इम्पैक्ट पड़ा और आपने एक्शन लिया। इसी तरह अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, ये भी एक अपने आप में इंटरनल फैक्टर है, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अंदर की फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मामला है, अंदर का माहौल है मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट की वजह से क्या इशू रेज हो सकते हैं? ये हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो कम्युनिकेशन चैनल है फ्रॉम टॉप टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये अच्छा है तब तो ठीक है कि बिल्कुल टॉप लेवल से लेकर डाउन लेवल पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक बहुत अच्छे प्रॉपर मैनर में हो रहा है, एक सिस्टम में हो रहा है, हायरार्की आपकी बहुत अच्छी है और उसके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन यदि ऐसा इशू है कि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, टॉप मैनेजमेंट की जो डिसीजन है, टॉप मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो प्रॉपरली बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वहाँ तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती, तो डेफिनेटली ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करेगा। और जब हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा होता है तो आपको एक एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। ये एक्शन आप क्या ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं ये भी आप खुद समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये भी एक तरह से आपके यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो इस तरह फैक्टर से इशू रेज होते हैं, इम्पैक्ट उनका पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर हम समझते हैं, इस टेबल को देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कंपटीशन, मार्केट की कंपटीशन, अगर ये एक फैक्टर है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके ऊपर आपका सीधा कंट्रोल नहीं है। इस फैक्टर की वजह से क्या इशू रेज हो सकते हैं? अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो यदि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में यदि रैपिडली चेंजेस आते हैं या इनोवेटिव मार्केट है वहाँ का, ठीक है, रैपिड चेंजेस होते हैं या इनोवेटिव मार्केट है, इनोवेशन होता रहता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिस्क है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मार्केट चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, एक रिस्क है ना। अगर इनोवेशन लगातार हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, यदि रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है, आप कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा। और ऐसे केस में आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। आप एक्शन प्लान बना सकते हैं कि आप अपने जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको आप इसके हिसाब से ट्रेन करते रहेंगे, आप टाइमली ट्रेनिंग देते रहेंगे। ये एक एक्शन प्लान आप बना सकते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को नई नई चीज़ों को लेकर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। कंपटीशन इन मार्केट, हाई कंपटीशन है मार्केट में, किस वजह से? क्योंकि रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। यदि ये नहीं होता है तब तो ठीक है। यदि आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आपका जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होते, जहाँ पे रैपिडली चेंजेस नहीं आते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गई, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब ये जो फैक्टर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एक और हम फैक्टर की बात करें जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है इकोनॉमिक। हम देखते हैं इकोनॉमी को लेकर, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमी का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए जो रेट चेंज होते हैं, है ना, जो डॉलर और रुपी का जो हम देखते हैं एक्सचेंज रेट जो होता है, उसका क्या आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? एक्सचेंज रेट का अगर फ्लक्चुएशन होता है तो क्या वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है? अगर आप बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं और आप जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसमें जो आपका मोड ऑफ मनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से हो सकता है एक्सचेंज रेट जो होते हैं उनका फ्लक्चुएशन जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाले, या हो सकता है कि ना भी डाले। लेकिन यदि डालता है तो कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है? क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो आपको इसके लिए एक्शन प्लान बनाना होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स इश्यूज रेस करते हैं, इश्यूज इंपैक्ट डालते हैं और इंपैक्ट के ऊपर आपको एक्शन लेना होता है और इस तरह आपको आपके ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। क्योंकि क्लास नंबर 4.1 जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को पता करें और उनके अकॉर्डिंग जो भी उनका इंपैक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन प्लान लें। तो आपको इसके हिसाब से ये चीज़ समझना जरूरी हो जाती है। तो इस तरह से और भी कई जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनल फैक्टर में अगर हम देखें सिस्टम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, वो कैसे हैं, वो लेटेस्ट वर्जन है या पुराने वर्जन पे ही आप काम कर रहे हैं। यदि पुराने वर्जन पे आप काम कर रहे हैं तो रिस्क है, रिस्क है मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तब आपको एक्शन लेना होगा। यदि आप अपडेट वर्जन पे काम करते हैं, आप लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो अपडेटेड है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, तब कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको इनको लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर भी आपको एक अपना टेबल तैयार करना है, आपको उसका एक रिकॉर्ड रखना है। आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके इश्यूज़ होने चाहिए और उनके ऊपर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं ये भी आपको बताना होगी, और उसी के ज़रिए आप आगे चल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव वाले क्लॉज पे पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाएंगे अपने एक्शन प्लान से। उस वीडियो में हम इस चीज़ को डील करेंगे। अभी आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जाकर सबसे ऊपर जहाँ ऑल लिखा रहता है वहाँ पर आप प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।